नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉप क्वेश्चंस का जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो मैथमेटिक्स पेडागोजी का हमारा सीरीज चल रहा है और मैथमेटिक्स पेडागोजी के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अभी रिसेंटली जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो टीचिंग मेथड्स का था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे। आज इस क्लास में हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के इस सेशन की तरफ, जहां पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी का जो है वेट कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस के थ्रू अगर मैं बात करता हूं, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये जो क्वेश्चंस मैं आज आपको कराने वाला हूं इनको जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले 1 या 2 साल के अंदर पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इनसे आपको आइडिया लगेगा कि आगे आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो फिर तो आपको लेके चलते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ बेहतरीन प्रश्नों की तरफ। ये हमारे टेलीग्राम का QR कोड है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली क्लास नोट्स PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। मैथ्स बाय कमलदीप सर टीचिंग वाला आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा तो लेट्स कंटिन्यू। आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत कर रहा हूं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वो आप सभी के सामने आएगा। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलो फिर तो पहला प्रश्न दिखाते हैं आप सभी को। ऐसे जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न मैं आपको कंसेप्चुअल तरीके से बता भी चुका हूं काफी बार, और पेडागोजी का लगभग हमने 80% तक का सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है। ठीक है, तो अब पेडागोजी ही मैं कराऊंगा आज के इस क्लास में। टोटल क्वेश्चंस आपके पास जो होंगे आज कंप्लीट पेडागोजी ही होगी। वो सारे टॉपिक जो मैंने करा दिए हैं आपको, आज कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी कुछ कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे अपने। चलो तो पहला प्रश्न देखो जरा एक बार। प्रश्न में आपको दिया गया था कि निम्न में से किस कथन में संख्या 5 को संख्या सूचक या गणन संख्या के रूप में दर्शाया गया है। यानी कौन सी संख्या ऐसी है 5 है जिसको हमने गणन संख्या के रूप में बताया। गणन संख्या मतलब कार्डिनल नंबर्स आपके होते हैं, तो गणन संख्या को क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर 5 इज यूज्ड इन द कार्डिनल सेंस। तो मैंने बताया था कार्डिनल सेंस में जब भी नंबर कभी यूज किया जाता है तो वो होता है टोटल सेंस में। तो जब कभी भी हम टोटल सेंस की बात करते हैं कि किसी भी चीज के टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इस क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, इस क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, है ना, बस के अंदर 40 लोग हैं, तो ये सब ना 40, 50, 100 ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर जो है प्रत्येक समूह में 5 सदस्य हैं, प्रत्येक समूह में टोटल 5 सदस्य हैं, तो ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कार्डिनल हो गया। पांचवी गेंद ये ऑर्डिनल को रिप्रेजेंट करेगा। बस नंबर 5 ये नॉमिनल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? पहला वाला ऑप्शन। इसमें 5 जो है टोटल सेंस में यूज किया गया है। तो चलो फिर पहला प्रश्न सही हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे। सिद्धि जो है गणित की अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक अवलोकन करती है। वह अपने विद्यार्थियों को नियमित रूप से कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट देती है। अपने विद्यार्थियों को उनकी गलतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं पर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देती है। सिद्धि आकलन की किस तकनीक का प्रयोग कर रही है यह आपको बताना है। तो इस प्रकार की वर्कशीट सिद्धि ने दी, बच्चों को कार्यपत्रक दिए, गलतियों को और वैकल्पिक अवधारणाओं को उन्होंने सिखाया फीडबैक के थ्रू। फिर कौन सी तकनीक वो प्रयोग कर रही है ये आपको जो है यहां पर मुझे बताना है। फटाफट से मुझे आंसर करके आप लोग बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए बताइए सारे लोग। तो क्या होता है? तो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो इंग्लिश में एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पढ़ लो। सिद्धि मेक्स द केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ हर मैथमेटिक्स क्लासरूम, गिव्स रेगुलर वर्कशीट टू हर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, सी ऑल्सो गिव्स फीडबैक टू द स्टूडेंट ऑन देयर एरर्स एंड द अल्टरनेट कंसेप्शन। तो सारा जो प्रोसेस ये कर रही है, आप क्वेश्चन को पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं किस दौरान कर रही है। ये शिक्षा के दौरान कर रही है, इन क्लास कर रही है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कक्षा में कर रही है। ठीक है, तो कक्षा के अंदर कर रही है और क्या कर रही है? अवलोकन भी कर रही है, साथ में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन समझना, अपने विद्यार्थियों को नियमित रूप से रेगुलर रूप से कार्यपत्रक वर्कशीट दे रही है
अपने विद्यार्थियों को उनकी गलतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं पर प्रतिपुष्टि फीडबैक भी दे रही है और साथ में आपके किस विधि का प्रयोग कर रही है। तो बच्चे की जब हम शिक्षा करा रहे होते हैं टीचिंग के दौरान या एजुकेशन के दौरान, जब बच्चा कोई गलती कर रहा होता है तो उसकी गलती को पहचान कर अवलोकन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको करेक्ट करा देते हैं, रेक्टिफाई करा देते हैं एट दैट टाइम, सेम टाइम। तो ये हम लोग करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन में। तो ये सारी चीजें शिक्षा के दौरान जब होती हैं तो ये रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होती हैं। योगात्मक जो होता है वो एट द एंड ऑफ द क्लास होता है। निदानात्मक जो होता है वो कोई चैप्टर स्टार्ट करने के पहले होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्लास के दौरान हो रहा है तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट हो जाता है। दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आप आंसर देखते चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न दिया गया था, सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाना शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। यानी क्लास के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना एक टीचर का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त परिस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए अति उपयुक्त यहां पर दिया गया है? चलिए बताइए फटाफट से। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज अ मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिपिक्ट द अबव सिचुएशन? यह आपको बताना है मुझे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। पढ़ेंगे चारों विकल्प को। टीचर शुड अलाउ द स्टूडेंट टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन द क्लासरूम, कि टीचर को बच्चे को अलाउ कर देना चाहिए, बच्चे को जो भी करना है क्लास के अंदर करे। देखो अगर टीचर ऐसे अलाउ कर देगा ना क्लास में चाओस हो जाएगा, मतलब लड़ने लग जाएंगे बच्चे आपस में, है ना। तो ये तो सही तरीका नहीं है। शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कक्षा में कई खेल खेलने चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, क्लास के वातावरण को बना के रखना है पॉजिटिव, और कोई किसी प्रकार का चाओस भी वहां पर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए टीचर को और स्टूडेंट को दोनों को वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एक्टिविटी में, जो भी वहां पर टीचर कराएगा। तो इसीलिए तीसरा वाला विकल्प ज्यादा सूटेबल है ना। इसमें क्लास में चाओस भी नहीं होगा, यानी बच्चे आपस में लड़ेंगे भी नहीं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करेंगे और टीचर बच्चे दोनों एंगेज भी रहेंगे आपके। तो सी वाला विकल्प बेस्ट सूटेड हो जाता है। क्लास का पॉजिटिव एनवायरमेंट यहां से डेवलप होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न को पढ़िएगा। भिन्न के योग का अध्याय करते समय ज्योति ने एक विद्यार्थी द्वारा की गई गलती का अवलोकन किया। तो ज्योति का उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। क्या उपचारात्मक कार्य करना चाहिए? तो बच्चे अक्सर ऐसी गलती करते हैं, 2/3 और 1/5 को जब बच्चे को जोड़ने को दिया गया तो बच्चे ने क्या करा, 2 में 1 को जोड़ के 3 लिख दिया और 5 में 3 को जोड़ के 8 लिख दिया। तो उसने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को जोड़ दिया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को जोड़ दिया। तो बच्चे ने ये गलती करी। इस गलती का रीजन क्या हो सकता है? इंग्लिश में भी एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लो। which teaching of the addition while teaching of the addition of fraction, it was observed by Jyoti that the errors committed by a student is this. Which of the following remedial action should Jyoti take? ठीक है, तो पढ़िए जरा ध्यान से। पहला है, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहना चाहिए और भिन्नों के योग पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए। विषम भिन्नों के योग की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न चित्रात्मक रूपों में हल को प्रस्तुत करना चाहिए। उसी प्रकार के प्रश्नों का अधिकाधिक अभ्यास कराना चाहिए। विद्यार्थियों को गणित के स्थान पर किसी अन्य विषय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई बच्चे को समस्या तो है गणित में, आप कह रहे हो कि भैया दूसरा सब्जेक्ट पढ़ ले, तू तेरे बस की बात नहीं है गणित, तो वो गलत तरीका है ना। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करना, ठीक है। कठिन परिश्रम बच्चा तब करेगा जब उसको चीजें आ जाएंगी, है ना। इसके बाद है विषम भिन्नों, मतलब ऐसी जो फ्रैक्शंस हैं, विषम भिन्नों से हमारा यहां पर मतलब है जहां पर डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स डिफरेंट होते हैं। तो ऐसी भिन्नों को हमें जो है अनलाइक फ्रैक्शंस जो होती हैं उनको ऐड करने का जो कंसेप्ट है, बच्चे को अलग अलग फ्रैक्शन को चित्रों के थ्रू सिखाना चाहिए। वो बेस्ट तरीका वहां पर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रश्नों को भी आप तभी दे सकते हैं, जैसे कि मान लिया मेरे पास में ये कोई फ्रैक्शन है, ये दिखाता है 1/2 को, ठीक है, और मेरे पास ये फ्रैक्शन है, ये दिखाता है आपके इतने हिस्से को कलर्ड करके, ये वाले हिस्से को कलर्ड करके, ठीक है। ये ऐसे करिए, केवल इतने हिस्से को कर दीजिएगा, ये ठीक है, इतने हिस्से को। तो अब ध्यान से देखिएगा,
तो ये कितने को दिखाता है, 1/4 को दिखाता है। देखो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी यहां से, तो आप दिखा सकते हैं कि टोटल 4 हिस्से करेंगे, इसके 4 में से आपने जो है 3 हिस्से कर दिए, तो 4 कितना आएगा आपका, ये 3/4 निकल के आ जाएगा। अब कैसे दिखाओगे 3/4 को, देखो आधा ये था, इतना हिस्सा और रंग दिया आपने, तो टोटल फ्रैक्शन में आपने जो है इतना हिस्सा रंग दिया आपने, ये वाला हिस्सा रंग दिया और ये वाला हिस्सा रंग दिया, ठीक है। तो ये कितना होता है, टोटल अगर 4 हिस्से हैं तो 4 हिस्से में से 3 हिस्से आपने रंग दिए, 4 में से 3 आपने रंग दिए, 3/4। तो ये वाला तरीका बच्चे को सिखाने के लिए बेस्ट होता है फ्रैक्शन का, ठीक है। तो ऐसे आप सिखा सकते हैं चित्रों के थ्रू। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा, फिरोज इज एबल टू रीड द स्केल गिवन ऑन द मैप एंड डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस करेक्टली, ही इज डिस्प्लेइंग। क्या था भैया कि फिरोज मानचित्र पर माप क्रम को पढ़ सकता है और 2 स्थानों के बीच की दूरी को सही रूप से ज्ञात कर सकता है। तो ये क्या चीज प्रदर्शित कर रहा है, किस चीज को ये दर्शा रहा है, कैसी थिंकिंग उसके अंदर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। देखो 2 तरीके की आपकी थिंकिंग होती है आपकी। एक तो होता है अलग अलग प्रकार से जब आकृतियों को आप जो है देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो वो स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग में आती है। तो मानचित्र पर मैप को देखना, दूरी को देखना, और रियल में वो दूरी कितनी दूरी पर है ये देखना, इन दोनों के बीच के जो संबंध होता है वो प्रोपोर्शनल थिंकिंग को दिखाता है। क्योंकि रियल में देखो, रियल में भारत का नक्शा बहुत बड़ा है। देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूं, हालांकि मेरी ड्राइंग जो है ज्यादा अच्छी है, मैं बनाता नहीं हूं, ठीक है। ये भारत का नक्शा हमने बना दिया, हालांकि भारत का कम, ये थोड़ा अजीब ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिएगा, ये भारत का नक्शा मैंने बना दिया, थोड़ा थोड़ा सा भारत जैसा है, बुरा नहीं है। तो मान लेते हैं यहां पे कहीं दिल्ली है, ठीक है, यहां पे कहीं दिल्ली है, और यहां कहीं मैं मुंबई मान लेता हूं, यहां कहीं मुंबई मान लेता है, ठीक है, यहां पे कहीं मुंबई मान लेते हैं। तो मैप पर इन दोनों के बीच की दूरी मात्र 2 सेंटीमीटर है ना। लेकिन अगर रियल में इनके बीच की दूरी देखें तो रियल में इनके बीच की दूरी ज्यादा होगी आपकी, है ना। अगर रियल लाइफ में देखें तो क्या होगा कि बच्चा जो है इस 2 सेंटीमीटर को रियल वाली दूरी से, मान लिया कि अगर 1000 किलोमीटर है तो 1000 किलोमीटर को वो समझ सकता है कि 2 सेंटीमीटर जो है वो 1000 किलोमीटर के बराबर है। तो ये प्रपोर्शनल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द प्रपोर्शनल थिंकिंग। तो डी वाला ऑप्शन इसमें ज्यादा करेक्ट हो जाता है, समानुपातिक सोच, ठीक है, कि जो अनुपात मैप में है उसका समान अनुपात रियल लाइफ में होना चाहिए दूरी के बीच में। तो प्रपोर्शनल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 6, डिडक्टिव रीजनिंग इज एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द मैथमेटिक्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द डिडक्टिव रीजनिंग। तो देखो जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है ना, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सीखने का। तो डिडक्टिव रीजनिंग का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा, चारों विकल्प को एक बार ध्यान से सारे लोग पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो डिडक्टिव में क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे को थ्योरी या फिर हम फॉर्मूला जो है बता देते हैं सबसे पहले, बाद में जो है हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, है ना। तो इसमें क्या है भैया, सबसे पहले बच्चे को थ्योरी या सिद्धांत आप बता दोगे, फिर बच्चा परिकल्पना बनाएगा, फिर आपका पैटर्न खोजेगा एंड देन आपका कंफर्मेशन कर लेगा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो फॉर्मूले टू एग्जाम्पल हम इसमें जाते हैं, तब आगे चीजें होती हैं। तो पहला वाला ही विकल्प इसमें सही हो जाता है आपका, ठीक है। तो पहला वाला ही करेक्ट है, थ्योरी से हम कहां जाते हैं, कंफर्मेशन पर। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतः प्रज्ञानात्मक इंट्यूटिव ज्ञान के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ये चीज ना काफी क्वेश्चन गलत कराती है, तो इसका ध्यान रखना, सबसे कम सबसे ज्यादा पूछ लेता है कभी कभी, है ना, पेपर के अंदर। तो निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतः प्रज्ञात्मक यानी इंट्यूटिव ज्ञान, इंट्यूटिव थिंकिंग जो होती है वो हमारे अंदर से आती है, इंट्यूशन बोलते हैं। ये कोई चीज हमारे लिए अच्छी है, कोई चीज हमारे लिए बुरी है, वो अंदर से आता है ना कि यार ये काम नहीं करते, ये बुरा काम है ना, वो इंट्यूटिव थिंकिंग होती है। आप किसी को मिलते हो, किसी आदमी को देखते हो, तो उसको देख के आपको फील होता है कि ये अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, वो इंट्यूटिव थिंकिंग होती है। तो ऐसी सोच जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतः प्रज्ञात्मक या इंट्यूटिव ज्ञान के बारे में सही है। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा फटाफट से, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो इंट्यूटिव नॉलेज इन मैथमेटिक्स, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। पहला, इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर। देखो जो इंट्यूटिव थिंकिंग होती है वो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करती है, क्योंकि एक तरीके से इंट्यूटिव थिंकिंग ना इमेजिनेशन से रिलेट कर सकते हैं आप उसको। तो यहां पर जो है
अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन यानी कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसमें सहायता करती है, मतलब ये सही है। इसका उपयोग गणितीय प्रमेयों को प्रमाणित करने में और तार्किक वाद विवाद का विकास करने में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कोई चीज लॉजिकल है कि नहीं है, इसको कैसे किया जा सकता है, ये इंट्यूटिव थिंकिंग हमारे अंदर से आती है क्वेश्चन को सोल्व करते समय। जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कभी कभी कि अगले स्टेप में मुझे ये करना चाहिए, तो वो इंट्यूटिव थिंकिंग ही होती है आपकी, ठीक है। तो ये तार्किकता को विकसित करने में मदद करती है। एक ऐसा ज्ञान है जो कि वैज्ञानिक अनुभविक प्रमाणों पर आधारित है, ये गलत है। तीसरा वाला गलत है। इंट्यूटिव थिंकिंग जो होती है ना वो हमारे अनुभवों के आधार पर होती है या फिर हमारे जो सोच होती है उसके आधार पर होती है, ना कि वो वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर होती है, ठीक है। तो ये इसमें गलत लिखा हुआ है कि इंट्यूटिव थिंकिंग का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, इट इज जस्ट एन हाइपोथेसिस एंड द इमेजिनेशन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रीना रियलाइजेस दैट देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, कि रीना ने महसूस किया कि एक वर्ग में और एक आयत में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो वैन हिले के ज्यामिति चिंतन के अनुसार वो कौन सी अवस्था में है। वैन हिले थ्योरी भी मैं आपको करा चुका हूं, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वैन हिले थ्योरी में बताया गया था कि जब बच्चा सभी आकृतियों को एक ही जैसे तरीके से देखता है, एक होल के रूप में देखता है, तो वो लेवल कौन सा होता है, विजुअलाइजेशन, जहां वो आकृतियों का क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता है। एनालिसिस के लेवल पर जब बच्चा जाता है यानी फर्स्ट लेवल पर, तो वहां पर क्या होता है, बच्चा जो है आकृतियों को जो है क्लासिफाई करना लग जाता है कि आपका वर्ग क्या है ना, वर्ग क्या है, आपका आयत क्या है, वो क्लासिफाई वहां पे करने लग जाता है, ठीक है। तो ये बात हो रही है आपके लेवल 0 की, विजुअलाइजेशन की, स्तर 0 की बात हो रही है, ठीक है, जहां पर ये विजुअलाइजेशन आपका होता है। फर्स्ट लेवल जहां पर बच्चा आयत और वर्ग के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, उसके लिए सारी आकृतियां एक समान होती हैं, ठीक है। तो ये लेवल 1 होता है, दैट इज ऑफ द विजुअलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट लेवल होता है आपका ये। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके बाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़िए इसको फटाफट से, मुझे बताइए क्या आंसर निकल के आएगा इसका, क्विकली बताइए क्या आंसर निकल के आएगा फटाफट से, बताओ सारे लोग। पहला है, कक्षा 5 का एक बालक है, उल्लेख कर रहा है कि 1/2 1/3 से कम है, ठीक है। बच्चा क्या कह रहा है कि 1/2 जो है वो छोटा होता है 1/3 से, ठीक है। तो उसके विचार, यहां बालक किसके विचार का अति सामान्यीकरण कर रहा है, मतलब कौन से विचार का अति सामान्यीकरण कर रहा है। देखो है क्या, बच्चे को पता है कि 2 जो है छोटा होता है 3 से, है ना। तो बच्चे को पता है कि 2 छोटा होता है 3 से, इसीलिए 1/2 छोटा होगा 1/3 से। बच्चा इसीलिए इस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो बच्चा जो है किस चीज के विचार को सामान्यीकृत कर रहा है, नेचुरल नंबर के, कि बच्चे को नेचुरल नंबर का कंपैरिजन पता है कि नेचुरल नंबर में छोटा क्या है बड़ा क्या है, फ्रैक्शन का नहीं पता, तो वो नेचुरल नंबर के कंसेप्ट को फ्रैक्शन में लगा दे रहा है, जिसकी वजह से वो गलती वहां पे कर दे रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं फटाफट से। क्या दिया गया है, गणित की कक्षा में एक शिक्षक दिखाता है कि एक रेखा पर एक ज्यामितीय आकृति परिलक्षित या परिवर्तित हो रही है, ठीक है। एक बिंदु को केंद्र मानकर घुमाई जा रही है, यहां ज्यामितीय परिवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है। यह आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि इस क्वेश्चन को हम समझाएं आपको तो किस तरीके से करेंगे ये जरा समझिएगा। देखो जब किसी भी चीज पर एक या दो से ज्यादा आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक साथ होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो गया आपका, ट्रांसलेशन हो गया आपका, परावर्तन हो गया, मतलब किसी भी एक लाइन पर या एक साथ एक से ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन है अगर वो हो रहे हैं तो वो कहलाता है कंपोजिशन ऑफ द फिगर। तो क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ द फिगर कहलाता है आपका। आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं। गणित की एक कक्षा में विद्यार्थी दिखाता है कि रेखा पर ज्यामितीय आकृति पर परिलक्षित परावर्तित हो रही है, ठीक है। मतलब कोई आकृति है इस पर परिवर्तित हो रही है, परिलक्षित हो रही है, चेंज हो जा रही है, ठीक है। बिंदु को केंद्र मानकर घुमाई भी जा रही है, साथ में रोटेट भी करी जा रही है, ठीक है। तो एक साथ में 2 या 2 से ज्यादा इन्होंने ऑपरेशन कर दिए किसी फिगर के ऊपर, तो ये कंपोजिशन कहलाता है। कॉन्ग्रुएंसी अलग होता है, सिमिलैरिटी अलग होता है और टेसलेशन अलग होता है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन ऑफ फिगर कहलाता है। तो ये होता है कि अ कंपोजिशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
अ कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज 2 और मोर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म्ड कॉन्जिक्यूटिवली ऑन अ सेम फिगर। तो किसी सेम फिगर पर कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक के बाद एक, दो या दो से ज्यादा आपने ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ परफॉर्म कर दी, तो वो कहलाता है कंपोजिशन। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, पढ़िए इस प्रश्न को ध्यान से, बताइए क्या आंसर आएगा। रूब्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, ये वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द असेसमेंट थ्रू द रूब्रिक्स। रूब्रिक के माध्यम से आकलन करने के बारे में कौन सा निर्देश सबसे कम रूप से आपका जो है उपयुक्त है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे पहले सारे लोग फटाफट से, मुझे बताएंगे आंसर क्या निकल के आएगा। क्विकली बताइए, पढ़िए सभी लोग प्रश्न को, बताइए क्या आंसर निकल के आएगा। रूब्रिक के माध्यम से, रूब्रिक क्या होता है, असेसमेंट का एक टूल होता है ना। रूब्रिक के थ्रू असेसमेंट किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, रूब्रिक्स का यूज किया जाता है जो बच्चों के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन है वो लिखने के लिए। ठीक है, मैं दिखाता हूं कैसी होती है। पहला है हेल्प टू प्लान द लेसन वेल, यानी कि पाठ्य की योजना बनाने में सहायता करने के लिए हम लोग जो है रूब्रिक्स का जो है प्रयोग यहां पर करते हैं। हेल्प टू ग्रेड द स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंसिवली, यूज टू एक्सेस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या हेल्प टू प्रिपेयर अ रिलायबल क्वेश्चन पेपर। तो सबसे कम रिलेटेड कौन सा है आपका, तीसरा वाला, यानी कि यूज टू एक्सेस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक्सेस करने के लिए ये आपका जो है नहीं होता है। ठीक है, सबसे कम रिलेटेड पूछा गया था, सबसे कम संबंधित कौन सा है, तो सी वाला ही है। बेसिकली इसका प्रयोग आकलन के लिए किया जाता है, बच्चे के बारे में जानकारी देता है ये कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, ये सब चीजें बच्चे की बताता है वो। तो ये क्वेश्चन पेपर को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, बच्चे का लेवल क्या है, तो क्वेश्चन पेपर भी आप सेट कर पाएंगे। बच्चे को हाउ हेल्प टू ग्रेड द स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंसिवली, बच्चे को ग्रेड देने में हेल्प करेगा उसके बारे में जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो, और प्लान करने में लेसन प्लान को भी हेल्प मिलेगी आपकी। ठीक है, तो तीसरा वाला इसमें कम रिलेटेड है, इसलिए ये आज का सही आंसर हो जाता है। देखो ये रूब्रिक्स होता है आपका। रूब्रिक्स में क्या होता है कि बच्चे के बारे में ना शॉर्ट इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि बच्चे के हमने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर लिए, नीटनेस, यानी कि इसमें क्या कर लिया हमने कि होमवर्क इज एन ऑर्डरली पैक्ड एंड इज इनक्रेडिबली नीट विद द नो स्मजेस और टीयर्स, कि भैया बच्चे ने अपना जो होमवर्क है वो नीट किया है, बिल्कुल मतलब क्लियर किया है, एकदम अच्छे तरीके से किया है, साफ सुथरा किया है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीशन मतलब ऑल ऑफ द असाइंड वर्क इज कंप्लीटेड, बच्चे ने अपना असाइंड वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो ये बच्चे के बारे में शॉर्ट नोट्स हम लिखते जाते हैं, ये बच्चे का असेसमेंट में हेल्प करते हैं बाद में। ठीक है, ये रूब्रिक्स कहलाता है। चलिएगा, गणित कक्षा में जियो बोर्ड, बिंदिया वाला ग्रिड पेपर, कटआउट 10 ग्राम का उपयोग करना खाली स्थान से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को विकसित करने में सहायता करेगा। बताइए कौन सी चीज को विकसित करने में सहायता करेगा। आप बच्चे को जियो बोर्ड का यूज करना सिखा रहे हो, डॉट पेपर का यूज करना सिखा रहे हो, कटआउट्स 10 ग्राम है ना, ये सारी चीजें सिखा रहे हो। तो बेसिकली ये सभी चीजें रिलेटेड हैं आकृतियों से, शेप्स से रिलेटेड हैं आपकी। तो आकृतियों के बारे में आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हो यहाँ पे, है ना, तो आकृतियों के बारे में बच्चा सीखेगा। तो शेप्स के बारे में बच्चा यहाँ पर सीख जाएगा, आकृतियों के बारे में बच्चा यहाँ पे सीख जाएगा। तो जो पहला वाला ऑप्शन है दैट विल बी द राइट वन, क्योंकि जियो बोर्ड में भी आकृतियां बनाते हैं, डॉट पेपर का भी यूज आकृतियों के बारे में सिखाने के लिए किया जाता है, 10 ग्राम में तो आकृतियां बनती हैं आप। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। देखो ये होता है 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है, एक रिवर्स चाइनीज पहेली होती है। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक के या लकड़ी के टुकड़े होते हैं, 6 से 8 टुकड़े, उन टुकड़ों को जोड़ के आपको आकृतियां बनानी होती है। बचपन में मेलों में मिलते थे खिलौने वाले, आप लेके आए होंगे घर पे कभी। तो 6 से 8 चीजों को, टुकड़ों को मिला के आकृतियां बनानी होती थी, वो 10 ग्राम होता है। ये 10 ग्राम का एक एग्जाम्पल है। ये जियो बोर्ड होता है, लकड़ी का बोर्ड होता है, इसमें रबड़ को फंसा के अलग अलग आकृतियां बनाई जाती है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणित सार संग्रह किस भारतीय गणितज्ञ का काम है, बताइए। तो गणित सार संग्रह जो है ये किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो गणित सार संग्रह ये काफी फेमस पुस्तक है गणित की, और ये लिखी गई है महावीराचार्य द्वारा। ठीक है, ये महावीराचार्य जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आपकी, तो नाम याद रखेंगे इसका। और जो आपके आर्यभट्ट जी हैं, इन्होंने क्या लिखा था, लीलावती। तो आर्यभट्ट जी ने क्या लिखा था, लीलावती, ये ग्रंथ है लीलावती।
तो लीलावती इन्होंने लिखा था आपका, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप आर्यभट्ट जी का। चलो अगला प्रश्न यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ए मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित की पाठ्य पुस्तक का सबसे कम रूप से संबंधित रूपक है? सबसे कम रूप से महत्वपूर्ण रूपक कौन सा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। तो जो गणित की टेक्स्ट बुक होती है उसका सबसे कम यानी कि लीस्ट रिलेटेड फीचर कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला है कलरफुल इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू द कंसेप्ट, कि इसके अंदर अवधारणाएं जो होनी चाहिए वो कंटेक्स्ट के साथ होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है एंगेज करे, बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे वो। हाईलाइटिंग द कंसेप्ट एंड सब कंसेप्ट, तो कंसेप्ट को और सब कंसेप्ट को हाईलाइट करके दिया गया होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट विद द डेली लाइफ, कि जो मैथ के कंसेप्ट हैं उनको डेली लाइफ से रिलेट करके दिया जाना चाहिए। तो ये तो मैथ की टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। आपसे पूछा गया था सबसे कम रूप से रिलेटेड क्या है। मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द मास्टरी ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। स्टैंडर्ड प्रोसीजर का मतलब है फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के ऊपर मास्टरी करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, तो ये सबसे कम रिलेटेड है इसमें, ठीक है। चलिएगा, तो डी वाला ऑप्शन कम रिलेटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, फटाफट से पढ़ेंगे सब लोग ध्यान से, मुझे बताएंगे आंसर क्या आएगा। पढ़िए फटाफट से प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस कथन में संख्या 5 को क्रम सूचक, ऐसा ना एक प्रश्न लगभग हर साल पेपर में आ रहा है। ये जो कार्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, नॉमिनल नंबर है, हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है इसका। तो निम्नलिखित में से किस कथन में संख्या 5 को क्रम सूचक तरीके से रखा गया है? क्रम सूचक का मतलब होता है ऑर्डिनल सेंस में, है ना, ऑर्डिनल नंबर के तौर पर ट्रीट किया गया। चलो फटाफट से बताओ मुझे आंसर क्या आएगा इसका। चलिए फटाफट से बताइए। तो ये हो जाएगा कि देयर आर 5 टीम मेंबर्स इन अ ईच ग्रुप, कि प्रत्येक ग्रुप में 5 टीम मेंबर्स हैं। दूसरा है दिस बॉक्स कंटेन मैनी सेट्स ऑफ 5 पेंसिल, कि इस डिब्बे में 5 पेंसिल के कई समुच्चय हैं। आई एम द 5th प्लेस इन द एनुअल अचीवमेंट ऑफ माई क्लास, तो मैं अपनी कक्षा में एनुअल अचीवमेंट में 5वें स्थान पर हूं। तो इसमें ऑर्डर या क्रम कहां दिखाई दे रहा है? तीसरे वाले में, ठीक है। ऑर्डर या क्रम कहां दिख रहा है? तीसरे वाले में, कि मैं 5वें स्थान पर आया अपनी क्लास के अंदर। तो ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा घर 5वीं मंजिल पर है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा दौड़ में स्थान 5वां आया, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो ऑर्डिनल नंबर है, यानी कि आपका क्रम सूचक संख्या है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसे तर्कों के एक क्रम की तरह समझा जा सकता है जो यह दर्शाता है या समझाता है कि एक गणितीय परिणाम सही क्यों है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणित कक्षा में तर्क वितर्क के लिए सही है? तो गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के लिए कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। इसमें आपके पास में 4 स्टेटमेंट हैं, चारों में से कौन कौन सा करेक्ट होगा, यू हैव टू चूज। मैं इंग्लिश में एक बार दिखा देता हूं। Which of the following statement are true for the argumentation in the mathematics classroom? यानी गणित की कक्षा में आर्ग्यूमेंटेशन जो होती है, आप तर्क वितर्क करते हैं एक दूसरे के साथ में, उससे कौन सा रिलेटेड होगा ये आपको बताना है। चलो तो फटाफट से मुझे आंसर करके बताइए सारे लोग क्या निकल के आएगा। पहला वाला विकल्प पढ़ते हैं। इसे तर्कों के एक क्रम की तरह समझा जा सकता है जो ये दर्शाता है या समझाता है कि एक गणितीय परिणाम सही क्यों है। देखो जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो तर्क वितर्क होते हैं, वो बेसिकली हमें यही बताते हैं कि हम कोई चीज अगर सही ठहरा रहे हैं तो क्यों ठहरा रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं तो क्यों ठहरा रहे हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। इसे तर्कों के क्रम के रूप में समझ सकते हैं जो ये बताता है कि कोई चीज गणित में अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। गणितीय तर्क वितर्क एक औपचारिक या अनौपचारिक उपपत्ति हो सकते हैं। उपपत्ति का मतलब प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रूफ्स आपके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये गणित शिक्षा में ह्यूरिस्टिक उपागम का हिस्सा है, यानी कि रिसर्च मेथड का ये एक पार्ट है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही लिखा हुआ है। गणित शिक्षण में इसका उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि तर्क वितर्क केवल सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब ये बताओ, गणित से ही तर्क निकला है और ये कह रहा है कि गणित में इसका यूज नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया आपका। तो ABC सही है, बाकी सारे गलत है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाता है जहां ABC आपके दिए गए हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट।
अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पढ़िएगा इस प्रश्न को। बोला गया था कि एक गणित की जो शिक्षिका है विद्यार्थियों को एक निश्चित आकृति लेने के लिए तथा उसको विभिन्न भागों में काटकर उनसे भिन्न भिन्न आकृतियां बनाने के लिए कहती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में देख लो इस क्वेश्चन को जरा। अ मैथमेटिक्स टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू टेक अ डेफिनिट शेप एंड कट इट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स टू मेक द डिफरेंट शेप विद दोस पार्ट सच एन एक्सरसाइज इज। किस प्रकार की एक्सरसाइज है? मतलब क्या करना है, एक निश्चित आकृति लेने के लिए कहा और उसको विभिन्न भागों में काटने के लिए कहा, ठीक है, और भिन्न भिन्न आकृतियां उससे बनाने के लिए कहा, ठीक है। तो इससे क्या दर्शाना चाह रहा है वो, तो ये आपको बताना है यहां पर। चलिए पढ़ लिया प्रश्न सारे लोगों ने, एक बार फटाफट से बताइए मुझे। चलो, तो पहला है इस अवधारणा की परिमाप क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, को विकसित करने में सहायता करता है, कक्षा में शोर उत्पन्न करने वाली है, या शिक्षक को कुछ खाली समय प्रदान करने के लिए अच्छी है, या इस अवधारणा की समान क्षेत्रफल वाली विभिन्न आकृतियां हो सकती हैं के अधिगम के लिए एक सृजनात्मक अभ्यास है। अब है क्या, देखो मैं जरा सिंपल सा बताता हूं। मेरे पास एक आयत था, तो मैंने इस आयत को ना अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया, ठीक है। अब मैंने अलग अलग टुकड़ों में बांट के इससे मैंने एक वर्ग बना दिया, इसी आयत से मैंने वर्ग बना दिया। तो जितना क्षेत्रफल इस आयत का था उतना ही क्षेत्रफल इस वर्ग का होगा, क्योंकि इसी आयत से तो मैंने ये वर्ग बनाया है और इसी से मैंने आपका जो है आगे चल के पंचभुज बना दिया इसी भाग में काट के। तो बेसिकली ये क्या सिखाना चाह रहा है कि जो हमारी आकृति का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो वो अलग अलग आकृतियों का समान हो सकता है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि समान क्षेत्रफल वाली अलग अलग आकृतियां हो सकती हैं, कि भैया क्षेत्रफल समान वाली विभिन्न आकृतियां हो सकती हैं। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा सीधा सीधा इसमें, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें ज्यादा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। मार्था जो है बताती है कि 1 किलो का केक बनाने के लिए 4 चम्मच मक्खन चाहिए, इसीलिए आधा किलो का केक बनाने के लिए 2 चम्मच डालना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अगर वो कह रही है कि 1 किलो का केक बना रहे हो तो 4 चम्मच मक्खन लगता है, आधा किलो बनाओगे तो 2 चम्मच लगेगा, उसका आधा। तो मार्था किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए फटाफट से भाई, इंग्लिश वाले भैया हैं हमारे साथ तो देख लो। मार्था सेज दैट द रेसिपी फॉर 1 kg केक रिक्वायर 4 टीस्पून ऑफ बटर, सो सी नीडेड टू पुट 2 टीस्पून ऑफ बटर फॉर द हाफ kg ऑफ द केक। तो मार्था कौन सी अपनी जो स्किल है वो रिप्रेजेंट कर रही है यहां पर। तो मार्था कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, अभी तो बताया था मैंने यार। देखो समानुपातिक सोच इसे तो कहते हैं। देखो 4 चम्मच का केक लगता है 1 किलो के लिए, 4 चम्मच लगते हैं 1 किलो के लिए, तो 2 चम्मच का बटर लगेगा आधा किलो के लिए। आपने आधा कर दिया दोनों का, देखो दोनों का आधा किया, इधर आधा किया तो इधर भी आधा हो गया। तो ये प्रोपोर्शनल थिंकिंग या समानुपातिक सोच को रिप्रेजेंट करता है। तो डी वाला जो विकल्प है इसमें करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। ये बताइएगा, एक अध्यापिका गणित की अवधारणाओं से संबंधित त्रुटियों को कैसे संबोधित कर सकती है? अ टीचर कैन एड्रेस द कंसेप्चुअल एरर इन मैथमेटिक्स। तो गणित के अंदर बच्चे जो कंसेप्चुअल एरर करते हैं या फिर अवधारणात्मक जो त्रुटियां होती हैं, तो टीचर उनको किस तरीके से आपका एड्रेस कर सकता है? तो पहला है आपका कक्षा में औपचारिक कलन विधि पर बल देकर, कि कक्षा के अंदर औपचारिक कलन विधि पर बल दे रही है, फॉर्मल एल्गोरिदम पर, ठीक है। तो फॉर्मल एल्गोरिदम पर अगर बल दे रही है तो कंसेप्चुअल एरर कैसे पता लगेगी उसमें, है ना। तो पहला तो गलत हो गया। कक्षा में बहुत से प्रश्नों का स्वयं हल प्रस्तुत करके, जब खुद से हल प्रस्तुत करेगी तो बच्चे को सीखने का मौका नहीं मिलेगा। योगात्मक आकलन युक्तियों का प्रयोग करके, ठीक है, यह भी गलत हो गया। यूजिंग वैकल्पिक शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों का प्रयोग करके, यूजिंग दी अल्टरनेट पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, तो उसको ना पेडागोजी की अल्टरनेट स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी किसी बच्चे की जो गलतियां हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, कि बेटा आपने यहाँ गलत किया है, इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ना अलग अलग प्रकार की जो तरीके होते हैं वो अपनाएगी बताने के लिए, बच्चों को पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज फॉलो करेगी। तो डी वाला बेस्ट सूटेड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं को करने की अनुमति देना, ठीक है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से कक्षा में
समस्याओं को करने की अनुमति देना। तो ये इंग्लिश में देख लो, इन द मैथमेटिक्स क्लास अलाउइंग द स्टूडेंट अटेम्प्ट द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा आपका ये बताना है। पहला है कक्षाई शिक्षण का बहुत समय बर्बाद कर देगा। तो कक्षा का जो समय है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा उसमें, गलत है। कक्षा की अन्य गतिविधियां क्रियान्वित करने के लिए शिक्षक को अवसर देता है, या फिर कक्षा का नियमित व्यवहार होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तीसरा वाला कि बच्चों को ना क्लास के अंदर इंडिपेंडेंटली सोचने का और करने का मौका देना चाहिए, और ये कक्षा का एक रेगुलर बिहेवियर होना चाहिए, कक्षा में इसको नियमित रूप पर फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द क्लास। चलिएगा, तो आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन मजेदार लगे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे के सारे। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू। ये टेलीग्राम का QR कोड है, इसको एक बार स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाई कमलदीप सर टीचिंग वाला। ठीक है, चलिएगा, तो मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।